हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की कटाई के लिए उपयोगी है रीपर बाइंडर मशीन। ऑयस्टर मशरूम उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है वो परिपक्वता की अवस्था पर है, लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि मजदूरों की समस्या के चलते गेहूं की कटाई सही समय पर नहीं हो पाती है और मजदूरों से कटाई कराने पर लागत भी अधिक लगती है। इसलिए कृषि इंजीनियरों ने गेहूं की कटाई के लिए रिपर बाइंडर मशीन को इजाद किया है। तो यह मशीन किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ दिनेश कुमार द्विवेदी। इस समय किसान भाई कटाई का समय आ गया है, तो हम एक यंत्र के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं उस यंत्र का नाम है रीपर बाइंडर। चूँकि यंत्रीकरण का युग आ चुका है और इस समय गर्मी में लेबर की भी कमी हो जाती है और कटाई में असुविधा होती है, समय का अभाव होता है, मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है। इन सब कारणों से यदि हम यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे तो कम समय में शीघ्र ही अपनी फसल को अपने घर ला सकेंगे। फसल की कटाई एक बड़ा काम है, इसके लिए अधिक श्रम और समय लगता है, लेकिन रीपर बाइंडर मशीन का उपयोग करके इस काम को आसान बनाया जा सकता है। इस मशीन से फसलों की कटाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। फसलों की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, बाजार में रिपर बाइंडर मशीन दो प्रकार की आती है। एक रिपर मशीन स्वचालित होती है जिसे ऑटोमेटिक रिपर बाइंडर मशीन भी कहते हैं। आपको बता दें, स्वचालित मशीन में अपना खुद का इंजन होता है। दूसरे प्रकार की रिपर बाइंडर को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। यह रिपर ऑटोमेटिक रिपर बाइंडर मशीन से बड़ी होती है। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकती है। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है,
तो अभी चूंकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी, इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। रीपर बाइंडर मशीन 1 घंटे में 25 मजदूरों के बराबर कटाई कर देती है। इससे 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी फसलों को भी आसानी से काटा जा सकता है। इससे फसल को थ्रेसिंग करने में काफी आसानी होती है। इससे चना, गेहूं, जौ, धान, सरसों, मक्का आदि फसलों की कटाई की जा सकती है। नायलॉन की रस्सी होती है जिससे 1 एकड़ में 1 बंडल के द्वारा हम 1 एकड़ की कटाई कर पूले बांध सकते हैं। और ये इस तरह से जब हम फील्ड में कटाई के लिए कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर जाते हैं तो 1200 से 1400 रुपये प्रति एकड़ मूल्य हमें मिलता है। दूसरा एक लाभ और है कि हम चूंकि फसल की कटाई करते हैं तो बाद में गहाई करने से हमें भूसा भी मिल जाता है, जो कि और दूसरा हमारा चूंकि कृषि अवशेष कम बचते हैं तो हम जुताई करके तुरंत कृषि अवशेषों को उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भूसा जो है जानवरों के लिए अति उपयोगी होता है, चूँकि आजकल जानवरों की संख्या है और हमें भूसे की कमी होती है। सीजन पर भूसा 7 रुपये किलो मिलता है, जो कि बाद में हमें 16 से 20 रुपये किलो बिकता है। तो अगर हम चाहें तो इसके गट्ठर बना करके रख सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई रीपर बाइंडर मशीन से फसलों की कटाई तो करते हैं, लेकिन इस मशीन की देखरेख और रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बाइंडर मशीन सही तरीके से काम नहीं करती। इसलिए इसकी मरम्मत पर ध्यान जरूर दें। 10.5 HP का इंजन होता है। मेंटेनेंस के लिए इसमें डीजल फिल्टर, चेन, बैटरी का रखरखाव, गियर सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें देखना अति आवश्यक है। और हम जब भी इसका ध्यान करें, सीजन के पहले हमें इसमें गियर ऑयल, बेल्ट, हाइड्रोलिक ऑयल, बैटरी को हमेशा ध्यानपूर्वक देख लें कि बैटरी सही कंडीशन में। दूसरा, इसका जो रीपर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग यूनिट में नोटर का एडजस्टमेंट अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो हमारी कटर ब्लेड होती है उसका एक सेट अलग से हम सुरक्षित रख लें, जिससे कि जब भी हम इसको ले जाएं और कभी कभी पत्थर आ जाने से या कुछ अन्य अवयव जैसे लकड़ी के टुकड़े आ जाने से ये हमारा टूट जाता है, तो हम तुरंत बदल कर इसको काम में ले सकें। इस तरह से ये हमारा रिपेयर और रखरखाव के मुख्य बिंदु हैं। इस तरह किसान भाइयों, ये अति उपयोगी यंत्र है जिसकी कीमत 3,50,000 से लगभग 4 लाख के बीच में होती है और इसे हम कस्टम हायरिंग के माध्यम से लेकर चला सकते हैं। तो हमारे कृषक भाई अगर चाहें तो कस्टम हायरिंग में भी ले सकते हैं और सब्सिडी में भी इस यंत्र पर सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ समय समय पर जो परिवर्तन और प्रशिक्षण होते हैं वह कार्य कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से संपर्क कर इसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नवादा के हिसुआ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2025 में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। सीएम नीतीश ने हिंसा पर सख्ती से काबू के लिए दिए निर्देश, नालंदा के मृतक के परिजनों से की बात, मुख्य सचिव और डीजी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है।
जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो किसान ऑयस्टर मशरूम की खेती करने की योजना बना रहे हैं वो किस प्रकार से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अल्पना शर्मा। आजकल सभी किसान भाई जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, कृषक महिलाएं जानना चाहती हैं तो हम किस हिसाब से खेती का धंधा कर सकते हैं या कुछ आमदनी कमा सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सटीक उपाय है कि वो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करें। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम कैसे उगाना है। तो इसको उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर कोई कच्चे का मकान खाली पड़ा हुआ है या पक्के का कमरा कोई खाली पड़ा है तो उसमें आप ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं, या फिर एक झोपड़ी बना के भी आप उगा सकते हैं। इसके लिए आपको जो जैसे अपने गेहूं का भूसा हुआ, और मान लीजिए वो नहीं है आपके पास, धान की पुआल है, तो उसको भी आप एक बराबर छोटी उसमें लंबाई में काट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके और उसके ऊपर आप मशरूम का बीज डाल के और फिर इसकी बिजाई करके पन्नियों में इन मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। तो मशरूम का जो बीज रहता है उसको हम लोग स्पान बोलते हैं। और आप देखें कि इसका मतलब आपको कुछ भी इसमें लागत नहीं आएगी, ना कि बराबर लागत आएगी, और इसमें आपको कोई मेहनत का कार्य भी नहीं है। आप इत्मीनान से आप पहले जो आपका मशरूम का बेस है, मतलब गेहूं का भूसा हुआ या धान का पुआल है, उसको आप पहले तैयार करना है। तो उसको आप जैसे फॉर्मेलिन और बेविस्टिन से आप ट्रीट करके उसको आप बिल्कुल उसमें सारे कीटाणु जो भी हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके लिए भूसा को 12 घंटे पहले मतलब फुलाना पड़ता है, और जब फुलाते हैं तो उस पानी में आपको एक निश्चित मात्रा में फॉर्मेलिन और बेविस्टिन का से उपचारित करना पड़ता है। फिर 12 घंटे के बाद इसका पूरा पानी अपन निकाल देते हैं और इस साफ भूसे को फैला के और फिर उसका थोड़ा सा हल्का उसका मॉइस्चर ख़त्म करते हैं, नमी उसमें से ख़त्म करते हैं। और फिर जब एक आपको लगने लगता है कि हाँ ये अर्ध सूखा टाइप का आपका भूसा, ट्रीटेड भूसा तैयार है, तो इसको परत द परत अपन पन्नियों में भरते हैं। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है, और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। जैसे मशरूम को अपन को उगाना है तो उसके लिए आप कहीं भी दुकान में जाएंगे तो आप 5 किलो की जो पन्नी रहती हैं, 5 किलो शक्कर वाली पन्नी, आप उसको खरीद सकते हैं। और आपको जो उपचारित भूसा है उसको मान लीजिए आप जैसे 5 सेंटीमीटर करीब आपने उपचारित भूसा भर लिया पन्नियों में। फिर आप एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बीज को ऐसे घुमा के आप उसको एक परत आपने, एक लाइन आपने बीज की डाल दी, फिर उसको एक परत आपने फिर भूसा का डाला, फिर उसके ऊपर बीज को डाला। तो समझिए आप, और बहुत अच्छे से आपको इसको दबा दबा के प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि उन पन्नियों में 5 परत आपकी भूसे की रहती है और 4 परत आपकी मशरूम बीज की रहती है। और फिर ऊपर से आपने इसको बांध देना है रबर बैंड से अच्छे टाइट से, और फिर इसमें याद से आप इसको छेद ज़रूर करें, नहीं तो ये अपने अंदर ही खुद ही गल के पूरा खराब हो जाएगा मशरूम आपका। तो आप ये सावधानियां ज़रूर से अपनाएं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। जैसे मशरूम आपने उगने के लिए रखा है तो जो कमरा है उसको 20-21 दिन तक बिल्कुल अंधेरा वहाँ बनाए रखें। 20-21 दिन तक उसको अंधेरा चाहिए, और उसके बाद
आप हल्का सा मतलब रोशनी जो आपने रोशनदान वगैरह में आपने कपड़ा या कुछ बांध के रखा उसको थोड़ा हटा दें, क्योंकि उस समय उनको थोड़ा सा उजाले की ज़रूरत पड़ती है। और आप देखें कि एक बार जैसे पन्नी में से आपके थोड़े से मशरूम थोड़े बहुत निकल आए हैं 4-5, उस समय किसी तेज़ धार वाली चाकू से आप इन पन्नियों को काट के अलग कर दें। और वो जो भूसा है, भूसा पूरी तरह से आपका देखिएगा संगठित हो जाएगा और पूरा सफ़ेद कवक जो मशरूम का कवक है उसकी तरफ, तो वो एक पोटली नुमा पूरा तैयार हो जाएगा। और उसको आप हमेशा मॉनिटर करें और उसको देखते रहें कि उसमें अगर नमी की कमी है तो थोड़ा हल्का फुल्का आप उसमें स्प्रे के माध्यम से उसको स्प्रे करें, पानी उसमें डाल दें। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको खर्चा नहीं आएगा और बस आप मतलब समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा होगा। एक पन्नी से लगभग आपको 2 से 2.5 किलो मशरूम उत्पादन होगा आपको। तो इस हिसाब से कृषक महिलाएं इस ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कर सकती हैं। और आजकल मतलब सभी लोगों को पता है कि मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर है और हर आयु वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो महिला हो और छोटे बच्चे हों, चाहे किशोरी लोग हों और या फिर बूढ़े इंसान हों, सभी के लिए। और मशरूम मतलब जो रोगियों हैं, कैंसर के रोगी हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हर कोई मशरूम के बारे में सबको जानकारी है। तो आप बाज़ार में इसको जो ताज़ा मशरूम है उसको भी आराम से बेच पाते हैं। और मान लीजिए ताज़ा मशरूम आपका नहीं बिका तो आप मशरूम को सुखा के उसका सूखा बना के, शुष्का बना के, वो भी कई कंपनियां, कई व्यापारी लोग उसको भी लेते हैं, कई तरह के उत्पाद में उसका उपयोग करते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नवादा के हिसुआ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2025 में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। सीएम नीतीश ने हिंसा पर सख्ती से काबू के लिए दिए निर्देश, नालंदा के मृतक के परिजनों से की बात, मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा नियंत्रण में है हालात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में बादल छाए रहने और बारिश नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा से चलने और हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल के लिए बीज की मात्रा 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लें। बीज उपचार हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मूंग की फसल में पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद और शेष सिंचाई जरूरत के हिसाब से 10 से 12 दिन के अंतराल पर करें। अगर वर्षा हो तो सिंचाई ना करें। मूंग की फसल में थ्रिप्स यानी हरा फुदका
कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। जहां रबी की फसल कट चुकी है उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई की जा सकती है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। वर्तमान में आम के बागों में फल आ गया है। बागों में इस समय चूड़ी फफूंदी आमतौर पर लगती है, जिससे फल खराब हो जाते हैं और बाद में फल गिर जाते हैं। इसलिए फसल पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। जब भी लक्षण दिखाई दें तब कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम या सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तरबूज की फसल में 6 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मिट्टी की नमी और फसल के अनुसार सिंचाई घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई और नाइट्रोजन की दूसरी विभाजित खुराक फसल लगाने के 30 दिन बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन दें। फसल को साफ और स्वस्थ रखने के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। मिर्च और प्याज की फसल में थ्रिप्स और ब्लाइट के संक्रमण को रोकने के लिए टिबुकोनाजोल 10 मिलीलीटर और स्टिकर 10 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में छिड़काव करें। नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर एवं एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव फिर से 10 से 15 दिन बाद दोहराएं। भिंडी की फसल में पित्तशिरा मोज़ेक के लक्षण दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशी दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और जो किसान भाई अभी भिंडी लगा रहे हैं फसल के चारों ओर मक्का लगाएं, जिससे कि फसल को कीट व लू के प्रकोप से बचाया जा सके। गोभी और फूल गोभी में डायमंड बैक मॉथ कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC 40 ml या स्पाइनोसेड 2.5 SC 12 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दुधारू पशुओं में पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए पशु के अनुसार हरा चारा और खनिज मिश्रण प्रदान करें। गर्मी के मौसम में मुर्गियों को विटामिन C और E से भरपूर भोजन देना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जरौनी जिला उमरिया के कुंदन सिंह ने। आपने नाडेप कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आप लोगों को नाडेप कंपोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट की आवश्यकता क्यों? किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम गोबर में अधिक खाद बनाने की ये तकनीक है। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 बाय 7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। किसान भाइयों, यह ढांचा बनाने के लिए आपको 2500 से 3000 का खर्चा आता है। तो इसको हम ज़मीन के ऊपर हम बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक मेथड, और जो घूर गड्ढे में खाद बनाते हैं उसको बोलते हैं अनएरोबिक मेथड। तो दोनों की बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करने की अलग अलग हैं। किसान भाइयों, आपके फार्म पे बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जैसे आपके पास फसलों का बहुत सारा वेस्टेज है, सरसों का वेस्टेज, मान लीजिए आपके पास दलहनी फसलें हैं, मटर, चना, इनका जो भूसा होता है, जो सूखा होता है, उस बहुत सारा तादाद मात्रा में होती है। तो उसको आप इस तरह के ढांचे में भर करके बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। इस तरह की खाद आप नाडेप कंपोस्ट बना लेंगे। भराई से पहले टाके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए
नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए तब दूसरी बढ़ाई करके टाके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नारेब टाके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, जब हम ये पैक कर देंगे तो इसमें जो है, जब इसकी प्रक्रिया एरोबिक मेथड स्टार्ट होगा, इसका टेम्परेचर लगभग 80 से 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। खरपतवार के बीज हैं वह इसमें नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, यह खाद आपको 3 महीने में तैयार हो जाती है और घूर गड्ढे में जो खाद तैयार करते हैं वो 6 महीने में तैयार होती है। और वह खाद, घूर गड्ढे की खाद ढेलेदार होती है। ये खाद जो है इस तरह के भुरभुरा एकदम जो है चाय की पत्ती की तरह, इस तरह की आपकी खाद रहेगी किसान भाइयों। तो इसमें यह है कि आप अपनी खड़ी फसल में भी इसको यूज कर सकते हैं। इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। जब गोबर की खाद को डालते हैं तो वो 1 महीने के बाद काम करता है। और इस खाद को जब हम करेंगे तो ये 15 दिन में जो है पौधे को मिलना प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये एकदम भुरभुरी चाय की पत्ती की तरह होता है। किसान भाइयों, ये खाद का मात्रा जो है 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल खाद हम इसको यूज करते हैं 1 एकड़ में। आप जैसे घूर गड्ढे की खाद को बना के बेचते हैं उस तरह से इस खाद को भी बेचिए। आपके घूर गड्ढे खाद से इसकी जो है यह खाद ज़्यादा महंगी होगी। अगर घूर गड्ढे की आपको 3,000 रुपये ट्रैक्टर है तो यह 5,000 रुपये ट्रैक्टर आपका खाद बिकेगा, ये निश्चित रूप से। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।